जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साइंस के कुछ डाउटफुल प्रश्न को लेकर हम आए हैं आज। इसमें साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम हॉल में बच्चे उसमें कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आज हम कुछ वैसा ही डाउटफुल क्वेश्चन को लाए हैं जिसे हम डिटेल से चर्चा करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। अगर झरना से पानी गिर रहा है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। अगर ऊपर से पानी गिर रहा है तो पत्थर से, मान लीजिए ये झरना है, ऊपर से पानी गिर रहा है, यहाँ से ऊपर से इस पर पानी गिर रहा है, तो जब पानी गिरेगा तो सबसे पहले पानी गिरेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। भाई पानी गिरेगा तो उसमें गति होगा, उसमें स्पीड होगा। तो पानी गिर रहा है तो उसमें होगा गतिज ऊर्जा। और जैसे ही पानी गिरेगा और पत्थर पे जाके टकराएगा, तो क्या हो जाएगा, घर्षण हो जाएगा। वहाँ पे उसको बोलते हैं घर्षण ऊर्जा। और जो जैसे ही घर्षण हो, कोई भी चीज़ में घर्षण होता है तो वहाँ पे हीट होता है जनरेट, मतलब ऊष्मा उत्पन्न होता है। जब कोई भी वस्तु में अगर हम आपस में हाथ भी रगड़ते हैं तो वहाँ पे घर्षण होता है, तो वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होता है, हाथ गर्म हो जाता है। तो जब पानी झरना पे से ऊपर से गिरेगा तो सबसे पहले उसमें गति होगा। और जब वो पत्थर पे टकराएगा तो उसमें घर्षण होगा, और घर्षण होने के बाद उसमें ऊष्मा जनरेट होगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले कौन सा ऊर्जा है। तो पत्थर से टकराने के पहले कौन सा ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पत्थर से टकराने के पहले उसमें कौन ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। जैसे ही पत्थर पे बोलता है टकराने के बाद, तो पत्थर पे टकराने के बाद उसमें होता ऊष्मा ऊर्जा। अगर पत्थर पे टकराएगा तो उसमें घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो उसमें हीट जनरेट होगा, मतलब ऊष्मा निकलेगा उसमें से। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा पत्थर से टकराने से पहले, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है। जो ध्वनि का पिच यानी तारत्व, पिच का हिंदी, पिच इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता है तारत्व। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है। देखिए ऑप्शन दिया फर्स्ट, आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य, इनमें से कोई नहीं। नोट, तब जो ध्वनि का पिच होता है वो किस पर निर्भर करता है। पहले पिच को आप समझिएगा, दो चीज़ होता है, एक होता है तीव्रता और एक होता है तारत्व। तो जो तीव्रता होता है इससे दूरी पता चलता है, कितना दूर जा रहा है ध्वनि, इसको से हम लोग मालूम करते हैं तीव्रता से। और तारत्व से होता है आवाज़ पता चलता है, आवाज़ कितना मोटा या पतला है, जिसका तारत्व जितना मतलब मोटा और पतला का यहाँ से डिसीजन होता है। तो जो उसका तीव्रता होता है से आयाम पर डिपेंड करता है। कोई भी साउंड का जो तीव्रता होता है से आयाम पर डिपेंड करता है, और जो उसका तारत्व होता है, जो उसका पिच होता है, से आवृत्ति पर डिपेंड करता है। जिस व्यक्ति का जितना आवृत्ति ज़्यादा होगा उसका आवाज़ उतना ही पतला होगा, और जिस व्यक्ति का जितना आवृत्ति कम होगा उसका आवाज़ उतना ही मोटा होगा। इसलिए महिलाओं में आवृत्ति ज़्यादा होता है तो उन लोगों का आवाज़ पतला रहता है, और पुरुषों में उसका आवृत्ति कम होता है तो उसका आवाज़ मोटा होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि ध्वनि का पिच यानी कि तारत्व, तो तारत्व किस पर करता है डिपेंड, आवृत्ति पे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, आवृत्ति। जो ध्वनि का पिच है, तारत्व है, वह आवृत्ति पर डिपेंड करता है। वही अगला क्वेश्चन सेम टाइप का है, ध्वनि की तीव्रता किस पर करता है निर्भर। ध्वनि का तीव्रता किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का तीव्रता आयाम पर करता है निर्भर। यहाँ देखिए ध्वनि का तीव्रता किस पर करता है, आयाम पर करता है, और ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर। ये दो टाइप में बच्चे फंसते हैं, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। अगर ध्वनि का पिच पूछेगा, तारत्व पूछेगा, तो आंसर होगा आवृत्ति पर करता है डिपेंड, और ध्वनि का तीव्रता पूछेगा तो आंसर होगा आयाम पे करता है डिपेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी। कोई स्थिर गति से, मतलब स्थिर गति मतलब उसका स्पीड सेम है। कोई भी बालक उस पर बैठा हुआ, खुला कार है, मतलब ऊपर कुछ बॉल वगैरह फेंकता है, वो स्थिर गति से जा रही है। जो कार है से स्थिर गति से जा रही है, उसका स्पीड कम बेसी नहीं हो रहा है, उसमें एक्सीलरेटर का यूज नहीं हो रहा है। एक जो भी स्पीड है उसका सेम स्पीड से उतना ही स्पीड में गाड़ी जा रही है, और एक बालक उसमें बैठा हुआ है जो गेंद को सीधे ऊपर फेंकता है। तो बोल रहा है गेंद कहाँ गिरेगी, उसके पीछे, उसके सामने, उसके बगल में, उसके हाथ में। तो देखिए अगर उसका स्थिर गति से जा रहा है, अगर उसका स्पीड सेम है, उसका वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेग एकदम सेम है,
तो उसका जो गेंद से उसके हाथ में गिरेगा, उसके हाथ में गिरेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वही बोलता है अगर गाड़ी जा रहा है और उसका वेग कम हो जाएगा, तो वेग कम हो जाएगा तो बच्चा पीछे रह जाएगा और बॉल उसके आगे गिर जाएगा, आंसर हो जाएगा उसके आगे। और वही पूछता कि यदि उसका वेग बढ़ जाए, तो वेग बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो गाड़ी आगे निकल जाएगी और गेंद पीछे गिर जाएगा, यानी गेंद पीछे गिरेगा। लेकिन यहाँ पूछा क्या चीज़, स्थिर गति से जा रही है, यानी उसका वेग कम बेसी नहीं हो रहा है, वो वहाँ पे गाड़ी में एक्सीलरेटर का यूज नहीं कर रहा है, वो स्थिर गति से, अगर 10 के स्पीड से गाड़ी जा रही है तो 10 के ही स्पीड से जा रही है। और उस कंडीशन में बच्चा गेंद को ऊपर फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरेगी, अगर सेम गति से जा रही है गाड़ी तो गेंद उसके हाथ में गिरेगी। अगर गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है तो गाड़ी स्पीड आगे बढ़ जाएगा तो आगे निकल जाएगा और गेंद उसके पीछे गिरेगी। वो और वही यदि गाड़ी का स्पीड कम जाता है तो क्या होगा, वो बच्चा पीछे रह जाएगा, गेंद उसके आगे गिर जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, उसके हाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो निकायों के बीच ऊष्मा में प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। दो निकायों के बीच ऊष्मा में प्रवाह का दिशा निर्भर करती है। देखिएगा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। अगर विद्युत धारा बोलता है, विद्युत धारा कैसे अति करता है प्रवाह, तो इसमें विभव में अंतर होगा तो विद्युत धारा प्रवाह करेगा। वही पूछेगा उष्मा कैसे करता है प्रवाह, तो उसमें ताप में अंतर होता है, अधिक ताप से कम ताप की ओर जाती है। उसके बाद अगर पूछता है द्रव, तो जो होता है द्रव से अस्तर में अंतर कारण करता है प्रवाह, यानी गति करता है अस्तर, हाई लेवल टू लो लेवल। वही पूछता है गैस, तो गैस जो होता है इसे घनत्व में अंतर के कारण गमन करती है। यहाँ पूछ रहा क्या चाहिए कि दो निकाय के बीच ऊष्मा के प्रवाह, यानी ऊष्मा किस रूप से किस रूप में जाती है। जो ऊष्मा होता है तो ऊष्मा कैसे ताप में अंतर कारण, यानी ज़्यादा ताप से कम ताप की ओर जाएगी ऊष्मा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा उसकी, उनके अपने अपने तापमान पर, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऊष्मा अगर गमन कर रही है उसमें प्रवाह कैसे होगा, तो ज़्यादा ऊष्मा से कम ऊष्मा की ओर जाएगी, मैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वही पूछता है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा में क्या हो जाएगा, ज़्यादा विभव से कम विभव की ओर। फिर पूछता द्रव, तो हाई लेवल से, यानी हाई स्तर से लो स्तर की ओर। पूछता फिर गैस, तो गैस में क्या होगा, ज़्यादा घनत्व से कम घनत्व की ओर गैस बहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए कार्य करता है। जो फ्लोमिंग का दाएं हाथ का नियम है वो किसके लिए कार्य करता है, मोटर के लिए काम करता है, जनरेटर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए या प्रतिरोध के लिए। तो इसका याद करने का तरीका है ऑप्शन नंबर बी, जनरेटर इसका आंसर होगा। इसमें दाएं हाथ का नियम पूछा है तो हम लोग जनरेटर को चालू करते हैं तो हमेशा दाएं हाथ से ही चालू करते हैं, बाएं हाथ से कोई जनरेटर चालू नहीं कर सकता है। तो इसका याद करने का एक ट्रिक है कि अगर फ्लोमिंग का दाएं हाथ का नियम पूछता है तो इसका आंसर क्या होगा, जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम लोग दायां हाथ से जनरेटर चालू करते हैं। तो इसके माध्यम से आप ट्रिक बनाकर इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाढ़े द्रव में श्यानता अपेक्षाकृत, जो गाढ़ा द्रव होता है उसमें जो श्यानता होता है, श्यानता मतलब घर्षण, उसमें अणुओं की संख्या कितना है, वो अपेक्षाकृत अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है, सभी होता है। तो श्यानता मतलब होता है क्या चीज़, गाढ़ापन ज़्यादा, मतलब उसमें घर्षण ज़्यादा होगा, अणुओं की संख्या उसमें ज़्यादा होगा। तो अपेक्षाकृत का होगा, उसमें अधिक होगा, उसमें अणुओं की संख्या अधिक होगा तब तो उसका गाढ़ापन ज़्यादा, मतलब कि गाढ़ापन ज़्यादा होगा, श्यानता ज़्यादा होगा उसका। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गाढ़े द्रव में श्यानता अपेक्षाकृत अधिक होती है, मतलब उसमें अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेकेंड में 50 दोलन होता है तो आवृत्ति कितना होगा। तो पहले आवृत्ति देखते हैं, आवृत्ति क्या होता है, तो 1 सेकेंड में जितना बार दोलन करता है, यानी कि जितना चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं आवृत्ति। 1 सेकेंड में जितना बार चक्कर मारेगा या जितना बार दोलन करेगा उसको हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। तो यहाँ 10 सेकेंड का दिया हुआ है और आवृत्ति निकालना है। आवृत्ति का होता है 1 सेकेंड का होता है, तो हम लोग यहाँ से 1 सेकेंड का निकाल लेंगे। तो यदि 10 सेकेंड में कितना मार रहा है, 50 चक्कर मार रहा है, तो एक सेकेंड में कितना हो जाएगा, 50/10, 10 से काटेंगे तो 10 बचे 50, 5 नहीं होगा 5 हर्ट्ज। आवृत्ति का ऐसे मात्र क्या होता है, हर्ट्ज, HZ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 सेकंड में 50 दोलन करता है तो 1 सेकंड में 5 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किण्वन प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो जो किण्वन प्रक्रिया होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? देखिए 3 चीज़ होता है, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक, एक होता है मिश्रण। जो तत्व है उसका सिंगल फार्मूला होगा, जैसे हाइड्रोजन है तो H होगा, हीलियम है तो H ही होगा। इस तरह जो तत्व होता है उसका सिंगल फार्मूला होता है, और जो यौगिक होगा उसमें दो या दो से अधिक मिला हुआ रहता है। जैसे मीथेन CH4 दो होगा, मतलब जो यौगिक होगा उसमें 2 या 2 से अधिक अणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, उसे हम लोग यौगिक बोलते हैं। और जो मिश्रण होता है उसका कोई फार्मूला नहीं होता है, उसका कोई सूत्र नहीं होता है, मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक अणु कोई भी अनुपात में मिले हुए होते हैं, यानी कि एक अनिश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट यानी कार्बन, तो कार्बन क्या चीज़ है? कार्बन एक तत्व है। फिर बोल रहा है कांच यानी शीशा, फिर पित्तल, फिर इस्पात। और इसमें से बोल रहा है कौन मिश्रण नहीं है? मिश्रण नहीं है तो कांच भी मिश्रण है, कहीं शीशा में कुछ मिलाते हैं तब तो कांच बनता है। पित्तल ये क्या चीज़ है? ये भी मिश्रण है, ताकि जब तांबा और कॉपर मिलता है, तांबा और जिंक मिलता है, जब तांबा और जिंक मिलता है तो क्या चीज़ बनता है? पित्तल बनता है। इस्पात हुई स्टील भी क्या चीज़ होगा? ये तुमको हो जाएगा मिश्रण। तो इसमें से मिश्रण कौन नहीं है? तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, ये तत्व है। तो ग्रेफाइट क्या चाहिए? मिश्रण नहीं, तत्व है, कि कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट क्या चाहिए? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, बाकी सब क्या चाहिए? मिश्रण है। कांच में भी तुमको कुछ ना कुछ शीशा में मिलता है तब कांच बनता है। पित्तल में जान रहे हैं कि तांबा और जिंक मिलता है तो पित्तल बनता है। इस्पात यानी स्टील में भी कुछ ना कुछ मिलाता है तब स्टील बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? अभी बोल रहा है इसमें से कौन सा यौगिक नहीं है। अभी पूछ रहा था कि इसमें से कौन मिश्रण नहीं है, अभी पूछ रहा है इसमें से कौन यौगिक नहीं है। तो पारा क्या चीज़? तत्व है, Hg इसका होता है फार्मूला। शरबत, वायु, अमोनिया। तो इसमें से कौन सा यौगिक नहीं है? देखते हैं कौन सा इसमें से कौन सा यौगिक है पूछा है। इनमें से कौन सा यौगिक है? तो पारा तो ये तत्व हो गया। शरबत का होगा, जो शरबत बनता है तो उसमें चीनी और पानी दोनों का होता है, अति विलयन होता है, अति दोनों का होता है मिक्सचर। तो शरबत भी क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। वायु मतलब हवा में बहुत सारा गैस मिला हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। अब हो गया अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो ये क्या चीज़ है? यौगिक है, इसमें 2 तत्व या 2 से अधिक तत्व मिले हुए हैं। तो यौगिक होता है क्या चीज़? इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलता है, उसको बोलते हैं यौगिक। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा करेक्ट आंसर, अमोनिया क्या चाहिए? यौगिक है, बाकी ये सब यौगिक नहीं है। पारा तत्व हो गया, शरबत हो गया मिश्रण, वायु भी हो गया मिश्रण, यानी अमोनिया क्या चाहिए? यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज की तार की रेटिंग निम्नलिखित में से किस से व्यक्त की जाती है? देखिए फ्यूज की तार की रेटिंग, अगर कोई मशीन है तो मशीन की जो दक्षता होता है, क्षमता होता है, उसको हम लोग किलोवाट में मापते हैं। अगर इसको से बड़ा मशीन है कोई और ज़्यादा बड़ा मशीन है तो उसको हम लोग उसका दक्षता को मेगावाट में मापते हैं। अगर कोई फ्यूज है या कोई बैटरी है तो उसको हम लोग एम्पियर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्यूज की तार रहे या फिर बैटरी रहे तो उसको हम लोग दक्षता को एम्पियर में मापते हैं। देखते होंगे आप बैटरी खरीदने जाता होंगे तो उसका एम्पियर देखते होंगे कि बैटरी 70 एम्पियर का है, 80 एम्पियर का है, उसके अनुसार आप बैटरी को खरीदते हैं। तो बैटरी की क्षमता या फ्यूज वगैरह होता है, फ्यूज की तार की क्षमता को हम लोग एम्पियर से मापते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।